मोशन इन अ प्लेन। इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग की कुछ चीजें देख रखी हैं जिसको हमने कहा था वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस के बाद हम स्टार्ट करते हैं अब इसका नेक्स्ट, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल का मतलब सिंपली क्या है? प्रोजेक्टाइल मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को लो और इसको थ्रो कर दिया जाए, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट थ्रो करने के बाद एक सर्टेन हाइट को गेन करता है, उसके बाद वापस से ये अर्थ पे आके गिर जाता है। इस समय ये जो पाथ है, इस पाथ को हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी, एंड जो ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने थ्रो किया था, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, एंड ये पूरी होल फिनोमिना को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जो ये मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। फाइन। इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स आते हैं, कई तरीके से हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। सपोज हमने इसको अर्थ सरफेस पर से ही ड्रॉप किया और वापस से इसको अर्थ सरफेस पर ही आना है, दैट इज सेम हाइट पे। एक ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी एक रूफ के टॉप पे चढ़ जाएं और यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसा ड्रॉप कर दिया। इस समय भी इसको ट्रैजेक्टरी ही कहते हैं और इसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो ये दो अलग अलग केसेस हैं, दोनों में हम एक बार स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसके हर एक पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो हर एक जगह पे इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है और वो इसको जब नीचे की तरफ ड्रॉप होगा तो वो इंक्रीज करता चला जाएगा। whereas अगर यहाँ पे देखें तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसकी एक्सेलरेशन कम होती जाएगी, यहाँ पे 0 होगी, एंड ये इसके बाद ये नीचे की तरफ गिरता जाएगा, यहाँ पे 0, इसकी वेलोसिटी 0। अच्छा, तो ये क्यों होता है और क्या होगा जरा देखेंगे तो एक और चीज समझ में आए कि हर जगह इसका डायरेक्शन अलग अलग है, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो लिखते हैं सबसे फर्स्ट इसके ही बारे में कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं और क्या क्या शर्तें हैं इसकी। तो जरा देखिए, एट फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। A projectile is the name given to any body which once thrown into space with some initial velocity moves thereafter under the influence of gravity alone without being propelled by any engine or fuel. The path followed by a projectile is called its trajectory. क्लियर हुआ होगा डेफिनेशन से कि जो प्रोजेक्टाइल होता है उसको ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली फ्री स्पेस में चलना होता है, उसको किसी तरीके से कोई इंजन या किसी फ्यूल से प्रोपेल नहीं करता। प्रोपेल करने का मतलब बीच में कोई फोर्सेस नहीं लगती। हमने एक पत्थर को उठा करके फेंका तो उसके ऊपर बीच में हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, वो चलती चली जाती है। कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देता हूँ इसके लिए। जैसे अगर अपन बात करते हैं बुलेट फायर्ड
अगर बुलेट को देखेंगे, बुलेट फायर होने के बाद कोई फोर्स नहीं लगता, उसको एक इनिशियल फोर्स लेकर के हमने फेंक दी। इसके बाद थ्रोइंग अ बॉल, अगर हमने एक बॉल लिया और उसको हमने थ्रो करा हुआ है तो हमने जो इनिशियल वेलोसिटी दी वही उतनी सी मात्र उसके ऊपर एक्ट करते हैं, इसके अलावा हमने और कोई काम नहीं करा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद एक और टॉपिक देखते हैं, इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे डेफिनेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। क्या है इसका मतलब? अगर एयर की एब्सेंस रहे, ठीक है, तो देखना, अगर एयर की एब्सेंस रहे तो दो तरीके से दो कंडीशंस अपन कंसीडर करके चलते हैं, जिसको हम कहते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। ठीक है, क्या होता है इसमें? इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द absence of air, in the absence of air resistance, the motion of a particle is considered as the combination of the following two independent motions। अगर भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो दो इंडिपेंडेंट मोशंस कंसीडर की जाती है। फर्स्ट आप ये देखेंगे, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन अलोंग horizontal direction with uniform velocity। फिर कोई रोकने वाला है ही नहीं, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। सेकंड, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अंडर ग्रेविटी, और अगर मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ कौन एक्ट करेगा? ग्रेविटी, है ना, अंडर ग्रेविटी। भाई ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट फेंकोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है और कुछ नहीं। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि द टू मोशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल जिसको हमने फेंका हुआ है अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस, आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दोनों ही एक दूसरे से कैसे रहते हैं? इंडिपेंडेंट रहते हैं। इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। जब किसी एक प्रोजेक्टाइल को फेंकी जाती है तब उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मोशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे, मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ अब हम करना शुरू करते हैं एक एक करके केसेस। अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल थ्रो कर दिया तो क्या होगा? ऐसा सी
हमने यहां से ऐसा एक थ्रो कर दिया, देखो हमने क्या करा हुआ है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल के हमने पैरेलल इसको थ्रो किया। हॉरिजॉन्टल के पैरेलल थ्रो करने का मतलब देख रहे हो, यहां से हमने इसको ऐसा सी एफ, अगर आप देखते हैं ये ग्रीन लाइन को और ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस को, है ना, ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये किसी एक पॉइंट ऐसा मान लो ये एक्सेस, ठीक, यहां से यहां तक कि ये जो डिस्टेंस इसने कवर करा हुआ है, ठीक है, इसको और ये एक हाइट, इनको भी नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेंज, जितनी दूरी पे जाके गिरेगा, और ये एक सर्टेन है हाइट, तो नेम्ड ये एक आर और ये हो गया हमारा एच। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए तो आप देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को जब हमने यहाँ से थ्रो किया हुआ है तो थ्रो करते वक्त ये कैसा भाई हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल पैरेलल चल रही है, ठीक है। तो इस केस में हम निकालेंगे इसकी वेलोसिटीज को, ये हमारा 0 टाइम है, यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ से चल रही है। इसको जब हमने थ्रो किया होगा तो एक u इनिशियल वेलोसिटी के साथ में इधर थ्रो कर दिया होगा, है ना। अब एक और जगह हमने यहाँ पे लेट कर लेते हैं, कहीं पर भी आप यहाँ पे भी रख लीजिए एक स्पॉट कि भाई यहाँ पे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होगी, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब जैसे ग्राउंड से टकराएगा। तो बीच में एक लोकेशन हमने आइडेंटिफाई कर ली, इस लोकेशन पे भी हम निकालेंगे कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो इसकी अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहोगे तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो ये होगा, सी इसके कोऑर्डिनेट इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो भाई ये y एक्सिस के लिए है ना, तो इसको ये लिख लेता हूं मैं x और ये हो गया हमारा y, दिस इज x एंड दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज y, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो हम देख करके आते हैं कि जब हॉरिजॉन्टल फायर करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। Here two simultaneous independent, अभी इसको पढ़ कर क्या है ना, independent motions acting on projectile। जैसे ही हमने इसको h हाइट ऊपर चढ़ करके इसको थ्रो किया तो इसके ऊपर दो इंडिपेंडेंट काम करने लगेंगे, फर्स्ट वर्टिकल एंड सेकंड हॉरिजॉन्टल। तो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, ये देखो ये u, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, एंड जो सेकेंडरी इसके ऊपर काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, accelerated motion with constant acceleration g, क्योंकि नीचे की तरफ जो काम कर रहा है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, दैट इज g, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ट्रैजेक्टरी of the projectile after t सेकेंड के बाद चलने के बाद माना कि ये इस पॉइंट पे आ गया, है ना। आफ्टर द टाइम t सेकेंड, सपोज
बॉडी रिचेस एट पॉइंट P। इसको मान लेता हूँ ये हमारा एक पॉइंट है P। ये P पॉइंट पे पहुंच गई t सेकेंड के बाद, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, है ना। इसका कोऑर्डिनेट देखोगे तो x, y। ठीक है, तो अब हम लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, देखिए अब डेरिवेशन इसको समझिए। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, देखो ना यहां से हॉरिजॉन्टली कितना चला, x। यहां से हॉरिजॉन्टली कितना चला है, x। ठीक है, इन t सेकेंड, तो देखो कितना डिस्टेंस कवर करा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये x इज इक्वल्स टू u इंटू टी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो ये भी लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वेलोसिटी इनिशियल क्या थी, u, और टाइम कितना वहां तक रीच करने में लगा था, t। तो यहां से बेटा t की वैल्यू निकालो, t इक्वल्स टू हो गया x अपॉन u। इतना टाइम लगा उसको पहुंचने तक। ठीक है, अब मेरे को निकालना है कि ये कितनी हाइट नीचे आ गई, ये y निकालना है ना। तो y निकालने के लिए, मतलब वर्टिकल निकालने के लिए अब बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल की तो बात हो गई, अब यहां पे हम निकालते हैं वर्टिकल। तो देखिए द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन t सेकेंड। t सेकेंड में कितना वर्टिकल डिस्टेंस रहा, तो भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये एक फॉर्मूला था, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितनी y, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी y। ठीक, फिर उसके बाद u, इनिशियल वेलोसिटी कितना, चलना शुरू कब किया होगा, यहां से जब हमने फेंका होगा तो 0 से चलना शुरू होगा, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ g एज इट इज टी स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करिए, इसमें इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो देखो y इज इक्वल्स टू हाफ g, जो टी स्क्वायर था वहां से लेकर के रखो, तो x अपॉन u का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू g अपॉन, इसको देखोगे तो 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे एक काम और कर लेते हैं। सपोज g u स्क्वायर और 2 इनको एक कांस्टेंट k से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमको देखने को मिलेगा y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर। क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू kx स्क्वायर। इसको हमने k कांस्टेंट से रिप्लेस करा। ये बेटा एक इक्वेशन होती है पैराबोला की, y इक्वल्स टू kx स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर आपको इतना नहीं समझ में आता तो एटलीस्ट ये समझ में आता है, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको सिखाई थी ग्राफ, ये यू शेप्ड बनती है, तो ये देखो ना यू शेप्ड ही है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये k मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर की वजह से जो इधर वाला पोर्शन बनता था u का, वो नहीं बनाया हमने, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में सिर्फ हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो ये हमको मिलेगी क्या, जब एक सर्टेन हाइट से हमने ड्रॉप किया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट ये रही, टाइम वहां तक पहुंचने में ये लगा। अब इसमें दो फैक्टर्स और आएंगे जिसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, कि भाई इसको चलने में कितना समय लगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट पार्ट में इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करता हूं। ठीक है।